दिल्ली की सियासत में ना कुछ कहानियां दीवारों पर लिखे नारों में होती हैं और कुछ कुछ कहानियां आंकड़ों में छुपी होती हैं। आज हम सुल्तानपुर माजरा की वही कहानी सुनने की कोशिश करेंगे जो ये आंकड़े, ये नंबर्स हमें सुना रहे हैं। ये कहानी है वादों की, नतीजों की और उस फासले की जो शायद इन दोनों के बीच कहीं रह गया है। सुल्तानपुर माजरा ये सिर्फ दिल्ली का एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये अपने आप में एक पहचान है। ये अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित सीट है और ये वो इलाका है जहां दिल्ली की सबसे बड़ी दलित आबादी रहती है। और यही पहचान, यही सच्चाई यहाँ की राजनीति को, यहाँ के समाज को और लोगों की हर दिन की जिंदगी को तय करती है। तो चलिए जरा इन आंकड़ों को और करीब से देखते हैं। यहाँ की कुल आबादी में लगभग 44% हिस्सा दलित समुदाय का है। इसमें जाटव और चमार उपजातियां सबसे अहम हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, इस सीट पर किसी भी पार्टी की जीत या हार की चाबी इसी समुदाय के हाथ में है। इनके अलावा देखिए 30% अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य 15% मुस्लिम और 11% अन्य समुदाय भी यहीं रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं, आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। जमीन की असलियत क्या है? यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी वो पुरानी न सुलझने वाली नागरिक समस्याओं से घिरी हुई है। कभी सीवर उफन रहे हैं तो कभी गलियों में पानी जमा है। साफ पीने का पानी मिलना एक चुनौती है। ये सिर्फ परेशानियां नहीं हैं, ये वो लगातार की रगड़ है जो लोगों के आत्मसम्मान और उनकी उम्मीदों को हर रोज थोड़ा थोड़ा कम करती है। और ये दबाव, ये आपको सार्वजनिक सेवाओं पर साफ दिखाई देगा। सरकारी स्कूल बच्चों की भीड़ से भरे हुए हैं। इलाज के लिए पास में कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है, जिससे परिवारों पर बोझ बढ़ता है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं भी, उनका लाभ लेने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जो परिवारों को आगे बढ़ने से रोकता है। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ रखकर चुनावी नतीजों को देखते हैं तो कहानी क्या मोड़ लेती है? सुल्तानपुर माजरा के आंकड़े हमें 3 बहुत ही साफ संकेत दे रहे हैं। आइए एक एक करके इन संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला संकेत है जिसे हम कल्याण का विरोधाभास कह सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या। मुफ्त बिजली और पानी जैसी योजनाओं ने सरकार के लिए लोगों के बीच एक भरोसा तो बनाया, लेकिन अब वही भरोसा टूट रहा है। क्यों? क्योंकि सोचिए, जब सीवर का गंदा पानी आपके घर में घुस रहा हो तो मुफ्त बिजली से जलता बल्ब आपको रोशनी नहीं बल्कि एक मजाक जैसा लगता है। बुनियादी नागरिक सेवाओं की जो विफलता है वो अब कल्याणकारी योजनाओं से मिली अच्छी भावना पर भारी पड़ रही है। अब देखते हैं कि ये कहानी जीत के अंतर में कैसे नजर आती है। साल 2015 आम आदमी पार्टी की एक जबरदस्त लहर थी और जीत का अंतर था 64,439 वोट। ये कोई आम जीत नहीं थी, ये एक चुनावी सुनामी थी। ठीक 5 साल बाद 2020 में पार्टी दोबारा जीत तो गई, लेकिन जीत का अंतर घटकर 48,052 रह गया। हाँ, ये अभी भी एक बड़ी जीत थी, लेकिन दरारें दिखने लगी थीं। करीब करीब 16,000 वोट्स कम हो गए थे। और अगर यही ट्रेंड, यही ढलान जारी रही तो 2025 का जो अनुमानित आंकड़ा है वो एक सीधी चेतावनी है। जीत का अंतर और सिकुड़कर सिर्फ 17,126 वोटों पर आ सकता है। ये एक ऐसा ट्रेंड है, एक ऐसी फिसलती जमीन है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये बदलाव आपको पार्टियों के वोट शेयर में और भी साफ दिखता है। कांग्रेस जो 2008 में 48% पर थी, आज सिमटकर 8% पर आ गई है। आम आदमी पार्टी 2015 में 69.5% के शिखर पर पहुंची और अब 52.1% पर अनुमानित है। और वही दूसरी तरफ बीजेपी जो 2015 में सिर्फ 13.7% पर थी, वो अब 36.9% पर वापस मजबूती से खड़ी हो गई है। तो ये साफ है, वोट एक पार्टी से दूसरी की तरफ खिसक रहे हैं। हमारे लोकतंत्र में सबसे ऊपर हर एक नागरिक का सम्मान होता है। 2015 का वो भारी जनादेश, वो सिर्फ एक वोट नहीं था, वो एक बेहतर जीवन की उम्मीद थी। और ये बहुत जरूरी है कि सार्वजनिक संवाद यानी पब्लिक में जो बातें होती हैं वो सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि जानकारी और जिम्मेदारी पर आधारित हों। चलिए अब इन आंकड़ों के पीछे जो पैटर्न है उसे और गहराई से समझते हैं और ये देखते हैं कि कैसे एक समय का मजबूत किला धीरे धीरे एक चुनावी युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। देखिए, ये सफर 2008 में कांग्रेस के दबदबे से शुरू होता है। 2013 में पहली दरार दिखी जब कांग्रेस सिर्फ 1,112 वोटों से जीती। फिर 2015 में आपकी सुनामी आई और वोट शेयर 69.5% तक पहुंच गया। लेकिन 2020 तक बीजेपी का वोट शेयर 2 गुना हो चुका था और 2025 आते आते ये मुकाबला एक सीधा 2 तरफा मुकाबला बन गया है, जहां जीत का अंतर बहुत कम रह गया है। तो यहां से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है?
सबक ये है कि मतदाता की वफादारी कोई स्थायी चीज नहीं है। ये एक भरोसा है जिसे हर दिन अपने काम से कमाना पड़ता है और बार बार कमाना पड़ता है। आंकड़े यही दिखा रहे हैं कि 2015 की उस बड़ी जीत के बाद शायद एक तरह की आत्मसंतुष्टि आ गई, जिसने विपक्ष को सत्ता विरोधी वोटों को अपने पाले में करने का मौका दे दिया। अच्छा, समस्या को समझना तो आधा काम है। अब बात करते हैं समाधान की। ये जो आंकड़े हैं, इन्हीं पर आधारित एक खाका है, एक ब्लूप्रिंट, जो किसी भी ऐसे नेता के लिए है जो वाकई इस क्षेत्र की सेवा करना चाहता है और लोगों का भरोसा दोबारा जीतना चाहता है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत या 4 स्तंभों वाली रणनीति कहते हैं। ये 4 स्तंभ हैं: चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव और संसाधन। ये एक पूरी 360 डिग्री सोच है। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। चुनावी स्तर पर फोकस दलित मतदाताओं पर तो रखना ही है, लेकिन साथ ही महिलाओं और युवाओं की उम्मीदों को भी समझना होगा। संगठनात्मक स्तर पर पार्टी मशीनरी को सिर्फ रैलियों के लिए नहीं, बल्कि सेवा और शिकायतों को तेजी से सुलझाने के लिए एक्टिवेट करना होगा। नैरेटिव यानी अपनी कहानी को पुरानी उपलब्धियों से हटाकर डिलीवरी और विश्वास के एक ठोस फ्यूचर के प्लान पर लाना होगा। और संसाधन का मतलब सिर्फ मैसेज भेजना नहीं, बल्कि लोगों की बात सुनने के लिए अपनी टीम और तकनीक का इस्तेमाल करना है। इस रणनीति का जो पहला और सबसे जरूरी कदम है, वो है जनसंपर्क अभियान। इसका मकसद वोट मांगना नहीं है, नहीं, इसका मकसद है लोगों की शिकायतें सुनना और अपने वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देना कि वो स्थानीय समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। यह विश्वास बनाने का सबसे जमीनी, सबसे सच्चा तरीका है। और ये रणनीति एक समय सीमा के साथ आती है, एक 90 दिन का एक्शन प्लान। चुनाव के 90 दिन पहले जनसंपर्क अभियान लॉन्च करें, सुने और समाधान करें। 60 दिन पहले हर हफ्ते सभा करें और ठोस समाधानों की घोषणा करें। 30 दिन पहले जो काम हो रहा है उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक हाई इंटेंसिटी कैंपेन शुरू करें। और आखिर में वोटिंग के दिन लोगों को घर से निकालने पर फोकस करें। यह एक अनुशासित और नतीजा देने वाला तरीका है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए: लोगों की जानकारी वो एक पवित्र अमानत है। हमारे देश के कानूनों के तहत उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति से कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारा मकसद सेवा करना है, किसी पर नजर रखना नहीं। तो आखिर में सुल्तानपुर माजरा के इन आंकड़ों का असली संदेश क्या है? ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? संदेश एक शांत लेकिन बहुत सख्त चेतावनी है। आत्मसंतुष्टि यानी कंप्लेसेंट हो जाना राजनीतिक आत्महत्या है। जो ट्रेंड दिख रहा है वो भरोसे के टूटने का, जमीन खिसकने का है। और इस ट्रेंड को नजरअंदाज करने का एक ही मतलब है: हार की गारंटी देना। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। लेकिन ये जो पूरा विश्लेषण है, ये सिर्फ हार जीत के बारे में नहीं है। ये राजनीति से परे एक बड़े उद्देश्य के बारे में है। ये इस बारे में है कि कैसे चुनावों को हम बेहतर शासन का और हर नागरिक के सम्मान को बनाए रखने का एक साधन बना सकते हैं। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।